हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एक बार कमेंट करके बताइए कौन कौन आ चुका है क्लास में लाइव। शुरू करते हैं हम आज का ये सेशन। बताएं जरा। टॉपिक है हमारा आज का महाजनपद काल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। महाजनपद काल। एक बार बता दीजिएगा कितने लोग लाइव आ चुके हैं। बताएं जरा फटाफट। आगे सब संदीप, सुनील, प्रिया, रामकेश। बहुत बढ़िया जी। तो चलिए करते हैं शुरू आज के इस सेशन को। करें कमेंट आप लोगों के। यस, काल पता अच्छा चुका है, बाकी ना पता। सुनील फोगाट, मुझे अपना पता चल चुका है। क्या पता चल चुका है भाई? जी करें शुरू। रिकॉर्डेड क्लास आई सी लाइव। ओके 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 ओके, चलिए जी। तो देखिए मेरी बात सुनिए। पिछले जो क्लास थी उनके अनुसार भारत छोटे छोटे फिर जनपद में बना। अब आगे बड़े बड़े महाजनपद। वो समय जब भारत 16 बड़े राज्यों में बट गया वो कहलाए महाजनपद काल। ठीक है, देखिए जी। महाजनपद काल में वो समय आता है जब भारत 16 बड़े बड़े राज्यों में विभक्त हो गया था। जब भारत 16 बड़े बड़े राज्यों में बट गया था। सोलह बड़े बड़े राज्यों में बट गया था। ठीक है, उन 16 राज्यों में 16 राजा होंगे। महाजनपद काल में 16 राज्य बने थे। 16 राज्यों में 16 राजा। भविष्य में जब सभी पे एक व्यक्ति राज करेगा वो कहलाएगा अखंड भारत। और ऐसा मौर्य काल में जाकर के होगा। यानी कि 16 राज्य बन गए, 16 के 16 एक हो जाएंगे मौर्य काल में। वहां तक का सफर कहलाता है महाजनपद काल कि 16 से एक देश कैसे बना। देखिए जी, महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली राज्य था एक मगध।
सबसे शक्तिशाली राज्य था मगध। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मगध ही शक्तिशाली क्यों था, मगध के शक्तिशाली होने के पीछे कारण क्या थे। देखिएगा जी, 16 राज्यों में सबसे शक्तिशाली मगध। मगध के शक्तिशाली होने के कारण थे मगध की राजधानी। मगध की राजधानी, मगध के पास 2 राजधानी थी, एक राजगृह और दूसरा पाटलिपुत्र। मगध के पास 2 राजधानी थी, राजगृह और पाटलिपुत्र। राजगृह जो है वो पहाड़ियों से घिरी हुई है, इसके चारों तरफ पहाड़ियां हैं। 16 राज्यों में सबसे शक्तिशाली एक ही था मगध, और पाटलिपुत्र के चारों तरफ नदियां हैं। अब इस राज्य की 2 राजधानी दोनों ही सेफ हैं, तो मगध के लोगों को किसी बाह्य आक्रमण का कोई खतरा नहीं है। समझ में आई बात? ठीक है। उसके बाद दूसरा कारण हो सकता है मगध के शक्तिशाली होने का, मगध का भूगोल। मगध के वन, मगध के वनों में हाथी, ये सब भी मगध के शक्तिशाली होने का कारण है। क्योंकि उस जमाने में बंदूकें तो होती नहीं थी, जिसकी सेना में जितना बड़ा जानवर उतनी पावरफुल उसकी सेना होगी। तो मगध के पास हाथी थे तो मगध भी पावरफुल हो गया। और तीसरा कारण मगध के शक्तिशाली होने का, मगध के शासक। जिसने भी मगध पे राज किया उसने मगध को आगे बढ़ाने का काम किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मगध का इतिहास, और फिर वो मगध का इतिहास ही बनेगा देश का इतिहास। एक राज्य से ही शुरुआत होगी, उसी राज्य के लोग भविष्य में पूरे देश को एक कर लेते हैं। मगध का इतिहास, मगध पे सबसे पहला वंश आता है हर्यक वंश। मगध का पहला वंश होता है हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना की थी बिंबिसार ने। बिंबिसार जिसकी राजधानी थी राजगृह, ये था मगध का संस्थापक, मगध का पहला शासक, पहले वंश का पहला शासक। बिंबिसार के बाद आता है अजातशत्रु। अजातशत्रु, अजातशत्रु बौद्ध धर्म अपनाता है और बौद्ध धर्म की पहली महासभा का आयोजन करवा देता है। अजातशत्रु का बेटा उदयन तीसरा शासक। उदयन ने बसाया था पाटलिपुत्र। आज जो बिहार की राजधानी है पटना, ये पाटलिपुत्र के नाम से किसने बसाया था? मगध के तीसरे शासक उदयन ने। उदयन का एक सेनापति होता था जो इसको मार के एक नया वंश शुरू कर देता है, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश शुरू हुआ। शिशुनाग वंश का संस्थापक है खुद शिशुनाग। इसकी राजधानी वैशाली। शिशुनाग के बाद इस वंश का अगला शासक बनता है इसका बेटा कालाशोक। कालाशोक जिसने बौद्ध धर्म अपनाया और बौद्ध धर्म की दूसरी महासभा करवाई थी, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। कालाशोक का एक सेनापति था महापद्मनंद, इसको मार के नया वंश शुरू कर देता है नंद वंश। नंद वंश की स्थापना हुई। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद। महापद्मनंद, महापद्मनंद के बाद अगला शासक बनता है धनानंद। पहला शासक महापद्मनंद और अगला शासक धनानंद। सारा खेल धनानंद के समय में शुरू होता है। अब हम धनानंद के समय से शुरुआत करेंगे। ऐसे मगध का इतिहास चला सिंपली, सिर्फ मगध का इतिहास।
यहां तक कीजिए, फिर आगे देखते हैं फटाफट। हाँ जी, हाँ बता देंगे सुनील। ठीक है। महाजनपद काल, 16 राज्य हो गए एक साथ इकट्ठे। 16 में एक ही शक्तिशाली था जिसने सबको समेट लिया था बाद में। कैसे समेटेगा वो? सबसे शक्तिशाली मगध। मगध के शक्तिशाली होने के कारण ये थे। मगध का इतिहास अगर देखें तो 3 वंश आए हैं, हर्यक, शिशुनाग, नंद वंश। ये सबके राजा हैं। नंद वंश में आखिरी राजा धनानंद के समय में ऐसा कुछ होगा कि सारा खेल खत्म, सब राज्य एक साथ और पूरा हिंदुस्तान एक अखंड भारत का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक कीजिए नोट। ये था मगध का इतिहास। कीजिए यहां तक नोट फटाफट। सुनील आ गया समझ में? सुनील को समझ में आया? चल आगे। अब देखते हैं क्या होता है धनानंद के समय में। ठीक है, चलें आगे। देखिए जरा। दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म।
चलिए जी, अब देखते हैं क्या होता है धनानंद के टाइम पर। ठीक है, तो बात है उस वक्त की जब मगध का राजा था धनानंद। मगध का राजा था धनानंद। धनानंद के समय एक राज्य था यहां पर, गांधार। एक एक बात ध्यान से समझना, जैसे 16 राज्य थे ना, 16 राज्यों में एक राज्य जैसे मगध था, ऐसे ही एक राज्य था गांधार, वर्तमान का पाकिस्तान, आज का जो पाकिस्तान है, ठीक है, वहां पर। और गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, और तक्षशिला के नाम से वहां पर एक यूनिवर्सिटी भी होती थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला के नाम से फेमस यूनिवर्सिटी, ठीक है जी, तक्षशिला। तो होता है क्या, यहां पर एक प्रोफेसर हुआ करते थे चाणक्य। चाणक्य इसी एरिया में, इसी एरिया में एक गांव हुआ करता था चणक। चणक गांव में पैदा हुए थे चाणक्य। और चाणक्य जब पैदा हुए थे तो पैदा होते ही भविष्यवाणी कर दी थी ब्राह्मणों ने कि ये लड़का बहुत बड़ा राजा बनेगा। राजा का दिमाग खराब हो गया, ऐसे कैसे बनेगा, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा राजा बने। ब्राह्मणों ने कहा ठीक है, राजा नहीं तो ये राजा बनाएगा, या तो ये किंग बनेगा या ये किंग मेकर बनेगा। अब पिताजी बिल्कुल नहीं चाहते थे मेरा बेटा ऐसा कुछ करे। पिताजी ने सोचा होगा भाई एसएससी की तैयारी कर लेगा, लेकिन भविष्यवाणी सच हो गई। ये लड़का तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ा, बाद में वहीं पर प्रोफेसर के बतौर ज्वाइन कर लेता है, पॉलिटी के टीचर के तौर पे पॉलिटी का टीचर बन गया। राजनीति पढ़ानी शुरू कर दी तक्षशिला में ही। उस एरिया में देखते ही देखते चाणक्य का इतना नाम हो गया, चाणक्य को ही कुटिल बोलते हैं, कि इन्होंने अपनी राजनीतिक सूझबूझ पर एक किताब लिखी थी उस जमाने में, अर्थशास्त्र। एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। चाणक्य ने किताब लिखी थी अर्थशास्त्र। कहने को ये इकोनॉमिक्स की किताब है ना, मतलब नाम इकोनॉमिक्स वाला है, लेकिन एक्चुअल में ये किताब थी राजनीति पर आधारित, चाणक्य का अर्थशास्त्र। चाणक्य ने इस अर्थशास्त्र में ऐसी ऐसी बातें कह रखी है कि कोई भी पड़ोसी देश का भी दोस्त नहीं होगा। आज आप सोचिए, ये बात लिख लेना आप लोग, चाणक्य ने कहा था कोई भी पड़ोसी देश का भी दोस्त नहीं होगा। आज हमारे दो पड़ोसी देश है, पाकिस्तान और चाइना, क्या वो हमारे दोस्त हैं? नहीं। चाणक्य ने कितने साल पहले ये बात बता दी थी, इतनी समझ थी। चाणक्य को आभास हो गया था कि विदेशी ताकत अटैक करने वाली है। चाणक्य चाहते थे कि मैं कैसे भी करके हिंदुस्तान को बचा लूं। एक बार यहां तक का नोट कर लो, तब तक मैं थोड़ी चाय पी सकता हूं क्या आप लोगों की, अगर परमिशन हो तो बताइए मुझे।
चलिए जरा देखें जरा, चाणक्य को आभास हो गया कि कोई विदेशी ताकत आक्रमण करने वाली है, तो चाणक्य चले गए धनानंद के दरबार में। उस वक्त सबसे ताकतवर राजा धनानंद था। एक्चुअल में धनानंद ने, आगे की है ना कहानी सुनिए, कहानी है सारी इसके अंदर। धनानंद ने एक ब्रह्मभोज आयोजित करवाया था कि ब्राह्मणों को खाना खिलाएंगे, जिमाएंगे, हरियाणा में बोलते हैं ना ऐसा। तो ब्राह्मणों को खाना खिलाने के लिए बुलाया, चाणक्य भी थे। सभी ब्राह्मणों को लाइन में बैठा रखा था धनानंद राजा ने, मगध का राजा, शक्तिशाली राजा, अहंकारी राजा, घमंडी राजा। उन्हीं के बीच चाणक्य बैठे हुए थे। चाणक्य बाई फेस इतने अच्छे नहीं थे, तो चाणक्य को देखकर धनानंद ने अलग तरीके से रिएक्ट किया। धनानंद ने अलग तरीके से रिएक्शन दिया। तब जाकर के चाणक्य को भी ये बात अच्छी नहीं लगी कि मेरा अपमान किया जा रहा है, मुझे देख के हंसा जा रहा है। तो बीच में कॉल बहुत आती है यार। तब जाकर के चाणक्य ने कहा, अगर इतना अहंकार है तो अपने देश को बचा के दिखाओ, विदेशी ताकतें आक्रमण करने वाली है, और मैं कहता हूं कि इतनी सेना, इतने लोग वहां पर तैनात कर दो ताकि कोई भी विदेशी आक्रमण कर ना सके। धनानंद ने कहा, अच्छा अब तुम सिखाओगे मुझे कितनी सेना कहां भेजूं, निकलो यहां से। धनानंद ने चाणक्य का अपमान कर दिया। चाणक्य ने कहा, मैं समझ गया इस देश को खतरा विदेशी ताकतवर का नहीं है, तुम जैसे अंदर बैठे गद्दारों का है। चाणक्य को धक्के मार के निकाला गया। जब धक्के मारे तो चोटी खुल गई, चोटी बांध के रखते थे, मामला पर्सनल हो गया, चोटी पे बात आ गई। चाणक्य ने कहा, अब ये चोटी तब बंधेगी जब विनाश कर दूंगा तेरा। इतना कह करके चाणक्य निकल आए, मगध के जंगलों में चले गए। चाणक्य वनों में चले गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। चैलेंज देके आए, भाई धनानंद का विनाश करना है, देश को बचाना है विदेशी ताकत से और इससे भी। तब एक पेड़ के नीचे बैठे हुए चाणक्य ने देखा अचानक कि कुछ बच्चे एक नाटक कर रहे थे। नाटक में एक लड़के को दे रखा था रोल राजा का, और सामने खड़ा था अपराधी, और राजा का काम था इस अपराधी को सजा सुनाना। तो चाणक्य ने सोचा थोड़ी देर नाटक देख लेता हूं। वो लड़का जो राजा के रोल में था, कैरेक्टर में इतना घुसा हुआ रणवीर सिंह की तरह, उस लड़के ने कहा, ले जाओ इस अपराधी को, शरीर से सारा मांस निकाल लो। चाणक्य ने कहा, गजब एक्टिंग करता है, तेवर तो देखो इसके राजा वाले तेवर है बिल्कुल। तब चाणक्य ने उसके पास जाकर के बात की, भाई मेरी फिल्म में काम कर लेगा, वेब सीरीज बना रहा हूं। नहीं, लड़के ने कहा, कर लेंगे अंकल। चाणक्य ने कहा, मेरी फिल्म है, तुम्हें हिंदुस्तान की गद्दी पे बैठना है धनानंद को मार के, और फिर विदेशी ताकतों से इस देश को बचाना है। लड़के ने हाथ जोड़ लिए, अंकल एक्टिंग करता हूं, राजा नहीं हूं। चाणक्य ने कहा, मैंने तुम्हारे तेवर देख लिए, तुम राजा हो नहीं लेकिन राजा बन सकते हो, मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा। चाणक्य ने उस लड़के को अपना शिष्य बना लिया और ट्रेनिंग देने के लिए ले गए तक्षशिला। लड़का कोई और नहीं, वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य को मिले चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने कहा, मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा। तब जाकर के ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। चंद्रगुप्त मौर्य की ट्रेनिंग शुरू हो गई। धनानंद टेंशन फ्री है, अपने राज्य को बचाने की हिम्मत रखता था, अहंकारी था, और फिर विदेशी ताकतों का अटैक भारत पे हो जाता है। कौन है वो विदेशी ताकत, अब आप ये देखिएगा, कौन है वो विदेशी ताकत, देखें जरा। वो विदेशी ताकत कोई और नहीं, यूनान से आने वाला एक बहुत बड़ा खतरा। यूनान से सिकंदर। कौन अटैक करने वाला है, सिकंदर। सिकंदर यूनानी राजा हिंदुस्तान की तरफ बढ़ता है अपनी पूरी मिलिट्री के साथ, पूरी फौज के साथ। सिकंदर यूनानी राजा अपनी पूरी फौज के साथ निकलता है। सिकंदर के साथ दो दो सेनाएं होती हैं, थल सेना व जल सेना। सिकंदर की थल सेना का अध्यक्ष था
सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर। जल सेना का अध्यक्ष था निरियाकस। जल सेना का अध्यक्ष कौन था? निरियाकस। तो सिकंदर दोनों सेनाओं को लेकर के निकलता है हिंदुस्तान की तरफ और फाइनली अटैक कर देता है। तब सिकंदर झेलम सिंधु नदी को पार कर गया। सिंधु नदी आगे बढ़ा झेलम नदी के किनारे। झेलम जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा करती है। झेलम नदी के किनारे पहुंचा तो फाइनली पंजाब के राजा ने सिकंदर को रोकने की कोशिश की और 326 बीसी में सिकंदर का भारत पे आक्रमण, आप इसको समझिए। 326 बीसी में जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो उस वक्त सिकंदर व पोरस के बीच एक युद्ध हुआ, वितिस्ता का युद्ध। वितिस्ता का युद्ध कहें हम इसको, या फिर इसको झेलम का युद्ध कहें। झेलम का युद्ध कहें, वितिस्ता का युद्ध कहें या फिर झेलम का युद्ध कहें। इस युद्ध में, अच्छा एक और नाम इसका, हाइडेस्पीस का युद्ध। इस युद्ध में एक तरफ सिकंदर, दूसरी तरफ पंजाब का राजा पोरस। पोरस इस युद्ध में हार गया। सिकंदर ने पोरस को हराया। आगे बढ़कर के जैसे ही व्यास तक पहुंचा, व्यास से सिकंदर वापस लौट गया। सिकंदर की सेनाओं ने आगे बढ़ने से मना कर दिया, हाथ खड़े कर दिए, बस अब नहीं जाएंगे, बहुत हो गया। सिकंदर व्यास नदी से लौट गया। सिकंदर तो चला गया, अपने जीते हुए साम्राज्य पे छोड़ गया सेलुकस निकेटर को और साथ में ले गया निरियाकस को। भाई बाकी जो एरिया यहाँ यूनानी जो है, व्यास नदी तक जो एरिया है वो यूनानियों के कब्जे में है। किस्मत अच्छी थी धनानंद की, बच गया कि सिकंदर व्यास से वापस लौट गया। सिकंदर जा चुका है। सिकंदर की वहां जाने के बाद 323 बीसी में मृत्यु हो जाती है। पेपर में पूछा जाता है सिकंदर का भारत पे हमला कब हुआ था? 326 बीसी में। सुनिए, सिकंदर किस नदी से लौट गया? व्यास। सिकंदर किस नदी को पार नहीं कर पाया? व्यास। सिकंदर की सेनाएं कहां तक आई थी? व्यास। बहुत बार पेपर में आ चुका है। एक बार तो केबीसी में पूछा था अमिताभ बच्चन ने 2 करोड़ के लिए। करोड़ों की बात हो रही है, देख लीजिए आप। कीजिए फटाफट नोट, बताइए मुझे यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत है क्या? बताएं जरा, क्लियर है सब? बताइए जरा, आ रहा है समझ में? मजा आ रहा है क्लास में? क्वेश्चन बना के कैसे लिखवाते हैं भाई सुनील? कहानी समझ में नहीं आती क्या? चौथी पांचवी वाला तरीका नहीं आएगा यार, वो क्वेश्चन बनाना लिखवाना। कहानी सुन रखी है, अगर इस तरीके से पढ़ रखा है क्वेश्चन अपने आप कर दोगे आप लोग, ठीक है? और ये क्वेश्चन नहीं बनेगा क्या, वितिस्ता का युद्ध कब हुआ, 326 में किस किस के बीच हुआ?
टॉपिक से क्वेश्चन बनाना खुद सीख जाओगे, उसी को तैयारी बोलते हैं। बिल्कुल, बताइए जरा। ये क्वेश्चन केबीसी में पूछा था अमिताभ बच्चन ने। मैं यहाँ करोड़ों के क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को। 2 करोड़ के लिए था ये क्वेश्चन कि सिकंदर की सेनाएं किस नदी से वापस लौट गई थी। ऑप्शन में झेलम, चेनाब, रावी, व्यास ये दे रखा था ऑप्शन में, आसपास की सारी नदियां। तो सिंधु को पार कर लिया था, झेलम के किनारे लड़ाई हुई थी और व्यास को पार नहीं कर पाए थे। सेनाओं ने मना कर दिया था, घुटने टेक लिए थे। और ऐसा इतिहास में 2 बार होता है। एक बार बाबर की सेना भी मना करती है, बाद में हम पढ़ेंगे। बाबर की सेना राणा सांगा के खिलाफ जाने को मना कर देती है। राणा सांगा बहुत खतरनाक था, बाबर ने सेना को कन्विंस कर लिया था, सिकंदर नहीं कर पाया था। ठीक है। डन। हाँ जी, बताइए। समझ रहे हैं सब? अब क्या होता है, इधर चाणक्य की ट्रेनिंग, चंद्रगुप्त मौर्य की ट्रेनिंग पूरी कर देते हैं चाणक्य। मगध का राजा था धनानंद। इधर चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य की सहायता से मगध पे अटैक करते हैं। पहला अटैक 322 बीसी में असफल, एकदम कर दिया जोश जोश में, धनानंद ने हराया बुरी तरीके से। दूसरा अटैक सेम ईयर 322 बीसी में ही सफल, और इस प्रकार धनानंद का खात्मा हुआ और हुआ अखंड भारत का निर्माण। अखंड भारत का निर्माण हो जाता है। कैसे? ऐसे। ठीक है। क्योंकि अच्छा, आगे से हट जाओ सर प्लीज। ये क्या नहीं था क्या? एक बार ये कीजिए आप।
क्लियर? पहली बार असफल हुआ, एकदम से अटैक कर दिया, तब चाणक्य ने समझाया धीरे धीरे जाओ, यहां से राज्यों से बात करते हुए जाओ, राज्यों पे कब्जा करते हुए जाओ। इस तरीके से ये राज्य तो जीत ही लिए, मगध के राजा को हरा के वो भी मिल गया, पूरा देश एक हो गया, अखंड भारत का निर्माण हो गया। ठीक है, और अब शुरू होगा मौर्य वंश। क्लियर? अब शुरू होगा जी मौर्य वंश, और आज के चैप्टर का जो नाम था महाजनपद काल, वो अब समाप्त होता है। नया चैप्टर शुरू होगा मौर्य वंश, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। हमने पढ़ा कि देखिए, शुरू में देश 1750 बीसी से लेके 1000 बीसी तक जन में बटा हुआ था, 600 तक जनपद में। उसके बाद बने महाजनपद, 16 महाजनपद पढ़े हमने, 16 राज्यों में से एक मगध शक्तिशाली। उसके बाद फाइनली 16 महाजनपदों में हमने देखा कि एक शक्तिशाली था मगध। मगध का इतिहास हमने पढ़ा। मगध के इतिहास के बाद हमने देखा कि कैसे सिकंदर का हमला होता है भारत पे, और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश शुरू कर देते हैं, एक नया वंश मौर्य वंश। हाँ जी, तो ठीक है, फिर नया चैप्टर शुरू होगा मौर्य वंश, मौर्य काल। अगले लेक्चर में हम देखेंगे। कोई दिक्कत किसी को? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, अखंड भारत का निर्माण मौर्य काल में। इसमें किसी को डाउट है तो एक बार बता दो। अगर इसमें किसी को डाउट है, मौर्य वंश 322 में, और ये 600 बीसी से लेके 322 बीसी तक चला है। ठीक है, 322 बीसी तक क्या चला है? महाजनपद काल। अब शुरू होगा मौर्य वंश। तो चलिए